हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MM मालिक कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं इंग्लिश की उपयोगिता को ध्यान में रखकर इंग्लिश का यह सत्र लेके आया हूं। विद्यार्थियों, इंग्लिश हम एकदम बेसिक से लेके शून्य से लेके और हाई लेवल की इंग्लिश शुरू करेंगे। विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूं इंग्लिश के जो शुरुआती चीज़ें होती हैं वह लेके आया हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ब टू बी के बारे में, टेंस क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, प्रत्येक विद्यार्थी की ख्वाहिश होती है कि वह इंग्लिश में बात करे। आपकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यह मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, जब हम इंग्लिश शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा अनुवाद आता है और अनुवाद हम उसे ट्रांसलेशन के तौर पे देखते हैं। हम लोग सबसे पहले अनुवाद ही पढ़ेंगे, किस प्रकार हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, ये हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, टेंस TENS टेंस को हम कहते हैं काल। टेंस को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? काल। टेंस इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं काल। विद्यार्थियों, काल का तात्पर्य क्या है? काल का तात्पर्य समय से है। काल का तात्पर्य किससे विद्यार्थियों? समय से। जो काल होता है वह समय को प्रदर्शित करता है। विद्यार्थियों, जो टेंस वर्ड है, जो हमारा टेंस वर्ड है, वह टेंस वर्ड लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस TEMPUS टेम्पस या फिर कभी कभी देता है टेंसस TENSES। विद्यार्थियों, जो हमारा टेंस है, इंग्लिश जो वर्ड टेंस है, वह लैटिन शब्द टेम्पस या फिर टेंसस से मिलकर बना है। यह टेंसस का ही एक परिवर्तित रूप है। टेंसस और टेम्पस दोनों का जो संबंध है वह समय से है। किससे विद्यार्थियों? समय से। तो इस प्रकार अगर हम टेंस का अर्थ देखें तो टेंस का अर्थ हुआ हमारा समय, काल। विद्यार्थियों, टेंस की परिभाषाएं हैं। आइए सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? विद्यार्थियों, टेंस की जो पहले हिंदी में जो परिभाषा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जो हिंदी में परिभाषा है टेंस की, मैं उससे पहले हिंदी में लिख रहा हूँ। वह परिभाषा है क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा उसके होने के समय का बोध होता है, बोध होता है, उसे टेंस, उसे टेंस या काल कहते हैं। विद्यार्थियों, जो टेंस की हिंदी में परिभाषा होगी वह यह कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं। विद्यार्थियों, टेंस की पहचान पूरी तरह से क्रिया पर निर्भर करती है। विद्यार्थियों, कुछ ऐसे वाक्य भी हम लोगों को इंग्लिश में बनाने पड़ते हैं जिनमें क्रिया नहीं होती। ऐसे वाक्यों को जिनमें क्रिया नहीं होती इन्हें वर्ब टू बी कहा जाता है। विद्यार्थियों, टेंस की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप के द्वारा उसके होने के समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। विद्यार्थियों, तो टेंस जो हमारा होता है, हम जनरली पढ़ते आए हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, ये सब हम पढ़ते आए हैं। तो कोई टेंस प्रेजेंट कब होगा, पास्ट कब होगा, फ्यूचर कब होगा, यह पूरी तरह से क्रिया पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, अगर क्रिया प्रेजेंट टेंस में है तो वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा, अगर क्रिया पास्ट टेंस में है तो वाक्य पास्ट टेंस का होगा। यह बिल्कुल क्रिया पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, उसी चीज़ को इस परिभाषा में समाहित किया गया है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा उसके होने के समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं या काल कहते हैं। विद्यार्थियों, मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ आप उसे नोट करते हुए चलें ताकि आपके ज्ञान में आसानी से वृद्धि हो सके। आइए विद्यार्थियों, अब इसी चीज़ को हम इंग्लिश में देखते हैं। अगर हम इंग्लिश में टेंस की डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें तो क्या होगा? डेफिनेशन
इसकी जो डेफिनेशन होगी क्या होगी भैया विद्यार्थियों, इसकी जो डेफिनेशन होती है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब that indicates, tense is a form of verb that indicates the time or state of an action and event। विद्यार्थियों, जो हमारी टेंस की इंग्लिश में परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। विद्यार्थियों, जिस चीज़ को मैंने आपको हिंदी में परिभाषा लिखवाया था वही इंग्लिश में है। विद्यार्थियों, किसी भाषा को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उस भाषा को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना सीखें। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं तो हमें पूरी तरह से हिंदी माध्यम से इंग्लिश को सीखने में कठिनाई होगी। इस वजह से हम लोग हिंदी और इंग्लिश अर्थात बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं का प्रयोग करके पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने बताया आपको हिंदी में कि जो टेंस होता है उसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप के द्वारा उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे लिखे हम, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया का रूप, दैट इंडिकेट्स, जो इस बात को बताती है, इंडिकेट करती है, क्या करती है? द टाइम, समय को, और स्टेट ऑफ एन एक्शन इवेंट, या फिर कोई घटना कब हुई है उस बारे में जो हमारी क्रिया बताती है वही हमारा क्या है? यह टेंस कहता है। इसी चीज़ को हम चाहें तो थोड़ा शॉर्ट में करके और परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फॉर्म ऑफ ए वर्ब शोइंग द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। विद्यार्थियों, अगर इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिखें तो ये भी उसी चीज़ को इंडिकेट करता है। क्या है? फॉर्म ऑफ ए वर्ब शोइंग द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इसमें भी वही बात कही गई है कि किसी घटना के, किसी कार्य के होने का जो समय जिस क्रिया के रूप से हमें पता चलता है वही हमारा क्या होता है? टेंस होता है। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि टेंस क्या होता है। विद्यार्थियों, इस तथ्य को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि टेंस की पहचान क्रिया पर निर्भर करती है। क्रिया ही बताती है कि कोई वाक्य किस टेंस का है। आइए विद्यार्थियों, हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के थोड़ा देखते हैं। विद्यार्थियों, अब हम देखें वर्ब के आधार पर टेंस के प्रकार। हम लोग टेंस को दो हिसाब से बांटेंगे, एक वर्ब के हिसाब से, एक टाइम के हिसाब से। वर्ब के हिसाब से सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। क्रिया के आधार पर हमारा होगा, क्रिया के आधार पर काल के प्रकार। हम लोग देखेंगे क्रिया के आधार पर काल के प्रकार। काइंड्स ऑफ टेंस on the basis of form of the verb, विद्यार्थियों, काइंड्स ऑफ टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के जिस रूप से, किस प्रकार क्रिया के आधार पर काल को विभाजित किया जाता है उसे देखते हैं। वो हम 3-4 तरह से बांट सकते हैं विद्यार्थियों। वो 4 तरीका कौन कौन से हैं, उस 4 तरीकों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले होता है विद्यार्थियों सिंपल टेंस। सबसे पहला होता है सिंपल टेंस। इसमें क्या होती है विद्यार्थियों? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है तो वह सिंपल टेंस में होती है। दूसरा है विद्यार्थियों कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें विद्यार्थियों वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इसमें विद्यार्थियों वर्ब की क्या लगती है? आईएनजी फॉर्म लगती है। और विद्यार्थियों जो तीसरा होता है
परफेक्ट, इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जो हमारा चौथा होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो हमारा वर्ब की जो आईएनजी अवस्था होती है वो तो होता है, और इसमें साथ में टाइम भी दिया रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि क्रिया के आधार पर टेंस के कितने भाग होते हैं। तो क्रिया के आधार पर टेंस के कितने भाग होते हैं विद्यार्थियों, 4। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस को कभी कभी सिंपल या इंडेफिनिट भी कह सकते हैं विद्यार्थियों, इसे इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। इसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस विद्यार्थियों, हम इसे इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि क्रिया के आधार पर टेंस के कितने प्रकार हैं। विद्यार्थियों आइए हम देखते हैं अब काल, जो समय के आधार पर टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग देखें समय के आधार पर, किसके आधार पर, समय के आधार पर काल के प्रकार। काइंड्स ऑफ टेंस ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। विद्यार्थियों काइंड्स ऑफ टेंस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, समय के हिसाब से हमारी कितने प्रकार के टेंस होते हैं। विद्यार्थियों समय के हिसाब से जो हमारा टेंस होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3, 1, 2 और 3। पहला क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है विद्यार्थियों, पास्ट टेंस। तीसरा क्या होता है विद्यार्थियों, फ्यूचर टेंस, सॉरी फ्यूचर, FUTURE TENSE। विद्यार्थियों प्रेजेंट टेंस होता है, इसे हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। ये हमारा जो पास्ट टेंस होता है इसे हम कहते हैं भूतकाल, हमारा ये भूतकाल होता है विद्यार्थियों। तीसरा होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल। विद्यार्थियों समय के हिसाब से टेंस के कितने प्रकार हैं, 4। अगर कोई चीज़ें, किसी चीज़ का अस्तित्व वर्तमान में है तो हमारी क्या है, प्रेजेंट है। अगर किसी चीज़ का अस्तित्व भूतकाल में था, अब वो अस्तित्व में नहीं है, तो क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। हमारा जो फ्यूचर है वो क्या है, भविष्य का है। जो चीज़ें, जो भी घटनाएं भविष्य में घटित होने वाली हैं विद्यार्थियों, वो हमारा किस में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है। इस प्रकार विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि क्रिया के आधार पर टेंस के कितने प्रकार होते हैं और समय के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। विद्यार्थियों जो प्रेजेंट टेंस है इनके भी अपने अपने पार्ट होते हैं, और पास्ट टेंस के भी अपने अपने पार्ट होते हैं, और फ्यूचर टेंस के अपने अपने पार्ट होते हैं। विद्यार्थियों अभी मैंने बताया कि टेंस की, काल की जो पहचान होती है वह निर्भर करती है क्रिया के रूप पर। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, क्या सभी इंग्लिश में जितने वाक्य होते हैं क्या सब में क्रिया पाई ही जाती है, जी नहीं विद्यार्थियों, प्रत्येक वाक्य में क्रिया का पाया जाना अनिवार्य रूप से या संभव नहीं होता, या प्रत्येक वाक्य में अनिवार्य रूप से क्रिया नहीं पाई जाती। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया नहीं पाई जाती। विद्यार्थियों जिन वाक्यों में क्रिया नहीं होती उसे हम वर्ब टू बी कहते हैं। विद्यार्थियों टेंस पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग वर्ब टू बी पढ़ें। विद्यार्थियों वर्ब टू बी, जो वर्ब टू बी होते हैं उनकी पहचान क्या है ना। वर्ब टू बी के अंतर्गत है ना, वे वाक्य जिनमें क्रिया का अभाव पाया जाता है। विद्यार्थियों वर्ब टू बी की सिंपल सी एक जो पहचान है वो क्या है, वे वाक्य जिनमें क्रिया का अभाव पाया जाता है वो किस में आते हैं, वर्ब टू बी में। विद्यार्थियों
जब किसी वाक्य में क्रिया नहीं दी गई है तो उससे तुरंत आप समझ जाइएगा इसे वर्ब टू बी के अंतर्गत बनाया जाएगा, या यह वर्ब टू बी के अंतर्गत आने वाला वाक्य है। विद्यार्थियों, वर्ब टू बी 3 प्रकार का होता है। पहला वर्ब टू बी जो हमारा होता है प्रेजेंट वर्ब टू बी, प्रेजेंट वर्ब टू बी। विद्यार्थियों, जो प्रेजेंट वर्ब टू बी होता है उसके बाद जो दूसरा वर्ब टू बी जो है उसे अभी प्रेजेंट वर्ब टू बी को हम लोग 1 बाय 1 करके जिक्र करेंगे। दूसरा हमारा जो है पास्ट वर्ब टू बी, पास्ट वर्ब टू बी। जो विद्यार्थी हमारा तीसरा है वह फ्यूचर वर्ब टू बी, फ्यूचर वर्ब टू बी। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वर्ब टू बी कितने होते हैं? 3। एक प्रेजेंट वर्ब टू बी होता है, एक पास्ट वर्ब टू बी होता है, एक फ्यूचर वर्ब टू बी। विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रेजेंट वर्ब टू बी के साधारण वाक्य बताने वाला हूँ। आइए फ्रेंड्स, प्रेजेंट वर्ब टू बी का विस्तार से अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, जो प्रेजेंट वर्ब टू बी होता है इसमें सहायक क्रिया के रूप में, प्रेजेंट वर्ब टू बी में सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, इज, एम और आर, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रेजेंट वर्ब टू बी में सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, जो इज का प्रयोग होता है वह एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर नाउन, जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं? इसमें जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं वो होते हैं कौन? वो होते हैं ही, व्यक्ति के लिए वह, शी, महिला के लिए वह, और इट, किसी निर्जीव वस्तु के लिए। और इसके साथ जो है नेम्स, किसी लोगों के जो नाम होते हैं ये हमारे एक वचनकर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा आई एम है, आई एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ होता है। विद्यार्थियों, आई एम का प्रयोग किसके साथ होता है? विद्यार्थियों, केवल आई के साथ। और हमारा जो आर है विद्यार्थियों, आर किसके साथ होता है? आर का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, इज का प्रयोग उसी प्रकार बहुवचन, जो बहुवचन के कर्ता, इसे कहते हैं प्लूरल, प्लूरल नाउन्स जो है प्लूरल सब्जेक्ट। जो बहुवचन के कर्ता होते हैं उन्हें प्लूरल नाउन्स कहते हैं या प्लूरल बहुवचन के कर्ता कहते हैं। और एक वचन के कर्ता के साथ इज और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है, और इकलौता आई के साथ एम का प्रयोग होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ हमारा किसका प्रयोग होता है? आर, और केवल आई के साथ क्या होता है? एम का प्रयोग होता है। आइए विद्यार्थियों, इसके आगे चलते हैं। आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग साधारण वाक्य पढ़ेंगे, वर्ब टू बी के साधारण वाक्य पढ़ेंगे। अब चलिए साधारण वाक्य पढ़ते हैं हम लोग। साधारण वाक्य। विद्यार्थियों, साधारण वाक्य पढ़ना है। विद्यार्थियों, साधारण वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक कर्ता हो और उसी के अनुसार एक क्रिया हो, ऐसे वाक्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, साधारण वाक्य की जो सामान्य संरचना होती है, जो सामान्य संरचना होती है इंग्लिश में, वो क्या होती है? साधारण वाक्य की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है, जनरल स्ट्रक्चर, जो जनरल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? ये किसी भी टेंस के लिए काम करेगा विद्यार्थियों, आगे भी। आइए समझ लेते हैं जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम वाक्य जब ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसे हम एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, HB। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? साधारण वाक्य है तो वर्ब लिखते हैं। उसके बाद अंत में क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? ऑप्शनल।
कभी कभी ऑब्जेक्ट दिया भी रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है। विद्यार्थियों, जो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ यह स्ट्रक्चर किसी भी टेंस के साधारण वाक्य के लिए, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, वर्ब टू बी के लिए। और वर्ब टू बी में हमें क्या होता है विद्यार्थियों, वर्ब टू बी में हमारे पास वर्ब तो होती ही नहीं। तो अगर हम वर्ब टू बी के अंतर्गत इसी संरचना को देखें तो वर्ब टू बी के लिए संरचना क्या हो जाएगी, वर्ब टू बी के लिए जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर मतलब जीएस, जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद वर्ब तो होगा नहीं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्शनल। इस प्रकार विद्यार्थियों जो हमारा साधारण वाक्य बनाने का नियम हुआ प्रेजेंट वर्ब टू बी का, वो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। विद्यार्थियों यह नियम लगभग जितने भी वर्ब टू बी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सब में यही नियम लगेगा। इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी वाक्य होंगे साधारण वाक्य आपके इस नियम से बनाए जाएंगे। जिस प्रकार का टेंस होगा विद्यार्थियों, जिस प्रकार सहायक क्रिया बदलेगी, वर्ब जो है इसकी अवस्था भी बदल जाती है। कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी कभी सेकेंड फॉर्म, कभी कभी आईएनजी फॉर्म, इस प्रकार कभी यस या यस, इस प्रकार इसमें परिवर्तन होता रहता है टेंस के अनुसार। तो ये सामान्य संरचना है विद्यार्थियों, ये वर्ब टू बी के लिए संरचना है। आइए अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि वर्ब टू बी के साधारण वाक्य कैसे बनाए जाएंगे। विद्यार्थियों साधारण वाक्य में अब मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ वन बाय वन। पहला मेरा है क्या, जो मैंने पहला मैंने लिया विद्यार्थियों, पहला है सीता एक आदर्श महिला है। विद्यार्थियों मैंने पहला वाक्य लिया आपको, सीता एक आदर्श महिला है। आइए इसे बनाते हैं। विद्यार्थियों सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता, तो हम लोगों ने सीता लिख दिया, सीता। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, मैंने लिखा था सबसे पहले हमारा क्या होता है, मैं फिर से नीचे लिख देता हूँ एक बार समझने के लिए, सॉरी मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। ये तीन ही हमारे पास है विद्यार्थियों। इन्हीं क्रम को ध्यान में रख के हमें क्या करना पड़ता है, वाक्य बनाने पड़ते हैं। तो बनाते हैं सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है विद्यार्थियों, हम जो कर्ता होता है, कर्ता एक वचन का है तो मैंने बताया इसे लगेगा, अगर बहुवचन का है तो आर लगेगा, अगर आई है अर्थात मैं हूँ तो क्या लगेगा, एम लगेगा। तो क्या लिखे, सीता एक वचन है तो उसको हो गया इज, सीता इज। इसमें लिखा है एक आदर्श महिला है, उसके बाद क्या है जो हमारा ऑप्शन है, सीता इज एन आइडियल वीमन, सीता इज एन आइडियल वीमन। क्या हो गया विद्यार्थियों, सीता इज एन आइडियल वीमन हमारा पहला हो गया। दूसरा वाक्य लें, दूसरा वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य विद्यार्थियों, हम आपके आभारी हैं। विद्यार्थियों दूसरा वाक्य है हम आपके आभारी हैं। विद्यार्थियों इसमें क्या वर्ब है, आप भी विचार कीजिए, इसमें वर्ब है, वर्ब नहीं है, हम आपके आभारी हैं। तो क्या लिखेंगे इसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम, वी हो गया। उसके बाद वी के साथ क्या लगेगा विद्यार्थियों, बहुवचन का है तो आर लगेगा, वी आर। अब बताइए आभारी का क्या होता है विद्यार्थियों, विद्यार्थियों आभारी का क्या होता है, आभारी का विद्यार्थियों अभी मैं लिख रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आभारी है उसके लिए तीन वर्ड हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तीन वर्ड है, पहला आपका क्या है, थैंकफुल, THANKFUL। दूसरा है ओब्लाइज, OBLIG। और जो तीसरा वाक्य है ग्रेटफुल, GRATFUL। विद्यार्थियों इस प्रकार तीन वाक्य, सॉरी एक शब्द जो हमारा आभारी है उसके लिए हम इंग्लिश में तीन वर्ड में से किसी का उपयोग कर सकते हैं। या हम चाहे तो थैंकफुल कर लें, या ओब्लाइज कर लें, या फिर ग्रेटफुल कर लें। विद्यार्थियों इंग्लिश में वर्ड मीनिंग का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। कहा जाता है वर्ड मीनिंग इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश। बिना वर्ड मीनिंग की अंग्रेजी सीखना काफ़ी कठिन है। विद्यार्थियों मैं प्रयास करूंगा कि आपको ग्रामर के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी आपको समय समय पर अपडेट करते हुए चलूं। आइए विद्यार्थियों सीखते हैं। तो क्या होगा, वी आर, उसके बाद ऑप्शन क्या है, आभारी, वी आर ओब्लाइज, OBLIG। या फिर
इसके जगह आप ओब्लाइज की जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, थैंकफुल, THANKFUL, या फिर इसके जगह क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, ग्रेटफुल, GRATEFUL। तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। वी आर थैंकफुल या फिर ओब्लाइज या फिर ग्रेटफुल टू यू। विद्यार्थियों इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेटल प्रीपोजिशन और किन प्रीपोजिशन का कैसे उपयोग करना है ये भी सीखेंगे। तो विद्यार्थियों हमारा जो हम आपके आभारी हैं, इसका वाक्य का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश अनुवाद क्या हुआ, वी आर ओब्लाइज टू यू, और वी आर थैंकफुल टू यू, और वी आर ग्रेटफुल टू यू। विद्यार्थियों तो आइए और देखते हैं हमारे क्या है। विद्यार्थियों अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो तीसरा एग्जाम्पल है वह है मृत्यु प्रत्येक जीवन का अंतिम सत्य है। विद्यार्थियों मैंने ये वाक्य आप लोगों के लिए आया है कि मृत्यु प्रत्येक जीवन का अंतिम सत्य है। आइए इसे बनाते हैं। इसमें विद्यार्थियों आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसे हम वर्ब टू बी के तहत बना रहे हैं। चूँकि प्रेजेंट वर्ब टू बी है तो प्रेजेंट वर्ब टू बी में लास्ट में है होना अनिवार्य है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट वर्ब टू बी के तहत बना रहे हैं। तो क्या होगा, मृत्यु प्रत्येक जीवन का अंतिम सत्य है, तो क्या लिखेंगे, मृत्यु इसमें हमारा सब्जेक्ट है विद्यार्थियों, तो इसकी क्या लिखेंगे, डेथ, DEATH। डेथ सिंगुलर होती है विद्यार्थियों, इसलिए इसमें इज लगेगा। डेथ इज द अल्टीमेट ULTIMATE। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ एवरी लाइफ। मृत्यु प्रत्येक जीवन का अंतिम सत्य है, तो क्या कहेंगे, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ एवरी लाइफ। विद्यार्थियों अल्टीमेट मीन्स होता है अंतिम, लेकिन इसे अल्टीमेट का मीन्स आप लास्ट नहीं लिख सकते, अल्टीमेट फाइनल होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम एक और वाक्य देखते हैं। तीसरा के बाद हमारा जो चौथा है वो क्या, हम ज्ञान के बिना अधूरे हैं। विद्यार्थियों हमारा वाक्य है, हम ज्ञान के बिना अधूरे हैं। विद्यार्थियों ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख के तौर पे भी परिभाषित किया जाता है। आइए इस वाक्य को देखते हैं, हम ज्ञान के बिना अधूरे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है वी, इसके साथ बहुवचन है तो आर लगेगा। वी आर, अधूरे का होता है इनकम्प्लीट, वी आर इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज। विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, हम ज्ञान के बिना अधूरे हैं, वी आर इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज। आइए एक और देखते हैं विद्यार्थियों, जो हमारा पांचवा होगा वो पांचवा क्या होगा, हम देश के स्तंभ हैं। हम देश के स्तंभ हैं। क्या लिखा विद्यार्थियों, हम देश के स्तंभ हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, वी आर द पिलर ऑफ द नेशन। तो विद्यार्थियों इसका क्या हो जाएगा, हम देश के स्तंभ हैं, वी आर द पिलर ऑफ द नेशन। आइए विद्यार्थियों एक और देखते हैं, जो हमारा छठा है। छठा क्या है, मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर हूँ। विद्यार्थियों हमारा वाक्य है, मैं अपनी कक्षा का मॉनिटर हूँ। इसे एक बनाएंगे तो क्या होगा, मैं तो आई होगा, आई के साथ क्या लगेगा विद्यार्थियों, आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। क्या हो गया विद्यार्थियों, आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। विद्यार्थियों
आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। मैंने यहाँ पे केवल कुछ चुनिंदा प्रश्नों के लिया था। अगर आपको और भी प्रैक्टिस के लिए प्रश्न चाहिए, अगर न मिल पा रहे हों, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके नीचे कुछ प्रश्नों के संग्रह दिए गए हैं, जिनका आप अभ्यास अपने घर पे रह के कर सकते हो। विद्यार्थियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी कक्षा आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।